आईवीएफ के बारे में जानना चाहूँ, ये टेक्निक इतना ज़्यादा इन दिनों क्यों डिमांडिंग है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में 18% लोग इनफर्टाइल हैं। इसका मतलब करीबन 130-120 करोड़ लोग दुनिया में इनफर्टाइल हैं। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर दिखाता है, देखो ये आपका ब्राइट स्पॉट है, वाइट रंग का स्पॉट है, ये आपका बच्चा हमने ट्रांसफ़र कर दिया है आपके फैलोपियन ट्यूब में। और फिर माता कपल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रेग्नेंट हो जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है। आईवीएफ को लेकर भी तो एक्सेप्टेंस नहीं है। कुछ तो धार्मिक रीजंस हैं। 100% वाला सक्सेस रेट है या नहीं? 100% सक्सेस रेट तो आम तौर में भी नहीं है। हमारे समाज की एक समस्या है कि सारा का सारा ब्लेम महिलाओं पे दिया जाता है, जबकि 40-50% WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मेल की वजह से होता है। आईवीएफ टेक्निक से भी जो बच्चा होगा वो बायोलॉजिकल होगा? इसमें कोई नेचर और अननेचर की बात है, ये तो नेचुरल ही प्रोसेस है। पुरुष है, इनफर्टिलिटी है उसके अंदर, वो उसके स्पर्म से भी कोई काम नहीं होगा, तो फिर वो स्पर्म कहाँ से आता है? किसी दूसरे मेल का? डोनेटेड स्पर्म से स्पर्म मतलब एक को फर्टिलाइज किया जाता है। सामाजिक रूप से ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है, मतलब आज की सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लड़कियां भी आजकल अल्कोहल और स्मोकिंग करती हैं, क्या इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि उनमें भी इनफर्टिलिटी आ जाती है? स्मोकिंग मर्द करे या औरत करे, या अल्कोहल मर्द ले या औरत ले, फर्टिलिटी पे अफेक्ट दोनों में केस में पड़ेगा। अगर महिलाएं 5 पेग पर वीक भी अगर लेती हैं, उससे 50 से 60% इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल वुमेन। समाज में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है परिवार बढ़ाना, लेकिन वो परिवार कैसे बढ़ेगा ये दूसरा पार्ट होता है। परिवार बढ़ाने को लेकर हर कोई यही सोचता है कि बहुत प्यारा बच्चा हो और उसके बाद वहाँ पर परिवार पूरा हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब कुदरत की मार ऐसी पड़ती है कि आप माता पिता नहीं बन पाते, उसके बाद आप सहारा लेते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट या आईवीएफ टेक्निक का। इसी पर आज खास बातचीत करने के लिए, और उसमें भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वो हम आपको ज़रूर साझा करेंगे। एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट को और आसान और ज़्यादा सटीक बना देगी। उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे बहुत ख़ास मेहमान का, प्रोफेसर दिलीप प्रसाद का, जो कि प्रोफेसर हैं नॉर्वे यूआईटी में, और इसके साथ ही आपको बता दें कि वो स्पर्मोटाइल डिवाइस बना रहे हैं, फाउंडर हैं स्पर्मोटाइल के। और एक और ख़ास बात प्रोफेसर दिलीप के लिए मैं बताना चाहूँगी। प्रोफेसर दिलीप यूआईटी नॉर्वे के प्रोफेसर भी हैं। तो दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पल्लवी जी। दिलीप जी, एक बहुत ख़ास बात, चूँकि मैंने शुरुआत ही आईवीएफ से की है, पहले तो हम आपके उस डिवाइस पर बात करेंगे जिसके आप फाउंडर हैं, लेकिन पहले अगर मैं आईवीएफ के बारे में जानना चाहूँ, ये टेक्निक इतना ज़्यादा इन दिनों क्यों डिमांडिंग है? क्यों लोगों को ये लगता है कि आईवीएफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर उनके वो कुदरती तौर पर माता पिता नहीं बन सकते? आपका प्रश्न काफ़ी सटीक है। तो आईवीएफ के पहले ये जानना ज़रूरी है कि आजकल दुनिया में फर्टिलिटी को लेके कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, मतलब ये कितनी बड़ी समस्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में 18% लोग इनफर्टाइल हैं। इसका मतलब करीबन 130-120 करोड़ लोग दुनिया में इनफर्टाइल हैं। और आज सालाना पूरे दुनिया में 35 लाख से 40 लाख आईवीएफ हो रहा है। 1-2% भी लोग आईवीएफ को नहीं जा रहे हैं। अब इनफर्टिलिटी उसको कहते हैं, अगर आप एक कपल अगर 1 साल से अनप्रोटेक्टेड बच्चा करने की कोशिश कर रहा है और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो उनको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम है और उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो जब आप जाते हो तो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं आईवीएफ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स को करेक्ट किया जा सकता है। तो उसमें होता क्या है, आईवीएफ में मेल के स्पर्म को ले लिया जाता है और उसमें बेसिक प्रोसेस से स्पर्म निकाल के और डॉक्टर मैनुअली चूज़ करते हैं फॉर आईवीएफ के एडवांस प्रोसेस इक्सी के लिए। पर वुमेन को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, मतलब उनको जैसे गायों को या मुर्गियों को इंजेक्शन दिए जाते हैं,
वुमेन को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनका काफ़ी मॉनिटरिंग होती है, और ये इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बिंग और स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि डॉक्टर का एम होता है 15 से 20 अंडे मैच्योर करने के। आमतौर पे महीने में एक अंडा मैच्योर होता है, और बेसिकली डॉक्टर को 15-20 अंडे मैच्योर करने होते हैं। तो हार्मोन का जो अमाउंट ऑफ हार्मोन महिलाओं में जाता है वो क्रेज़ी अमाउंट में जाता है। इस वजह से उसके बाद 10वें दिन जाके, मतलब जब साइकिल ख़त्म हुआ है महिलाओं का, उसके 10वें दिन जाके डॉक्टर एग को एक्सट्रैक्ट करता है उनके ओवरी से। अच्छा। और फिर उसी दिन लड़कों को स्पर्म डिपॉजिट करना होता है, उससे स्पर्म लेके वहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज़ किया जाता है। ओके। उसके बाद उस फर्टिलाइज एग को पेट्री डिश में रख दिया जाता है, और पेट्री डिश को मॉनिटर किया जाता है एक डिवाइस के थ्रू या मैन्युअली भी। और तीसरे दिन या 5वें दिन महिलाओं को बुलाया जाता है कि, और उसमें से जो 15-20 एग पे फर्टिलाइज़ किया था उसमें से चूज़ किया जाता है कि ये एक एग या किसी को 2 एग ट्रांसफ़र करना है, तो वो उसमें से वो लेके महिलाओं में 13वें दिन या 15वें दिन उनके साइकिल के ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद उनके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, मतलब यूटेरस के ऊपर, और उसके बाद वो आम प्रक्रिया से फर्टिलाइज़ होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और अगर नहीं हुआ इम्प्लांटेशन तो फिर साइकिल को फिर से रिपीट किया जाता है। सेम वही प्रोसेस। सेम वही प्रोसेस है, उतना ही लंबा टाइम। उतना ही लंबा टाइम है। तो आजकल वो फर्टिलाइज जो एग्स होते हैं उनको फ्रीज करने की भी प्रक्रिया है, पर अगर फ्रोजन एग की क्वालिटी अच्छी है तब तो अच्छा है, नहीं तो कई केसेस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि नया लेना है। तो फिर से महिलाओं को फिर से हार्मोन देना है, वो क्रेज़ी अमाउंट ऑफ हार्मोन देना है। अगर कोई महिलाएं आईवीएफ को गई हैं, वो इस पेन को जानती हैं कि क्या कंडीशन होता है, मतलब उनके शरीर की बहुत बुरी हालत होती है। लाइक अगर मैं पूछना चाहूँ क्या हालत? तो हालत आप समझ लीजिए जैसे प्री मेंस्ट्रुएशन होता है महिलाओं को पीरियड्स के कुछ एक दिन पहले, आपकी जैसी हालत होती है उसका आप समझ लीजिए 15 to 20 टाइम्स, मतलब बॉडी एक 15 जैसी से चीज़ें 20 हैं। गुना आप इमोशनल डिस्ट्रेस में रहते हैं, आपके बॉडी में अनईजीनेस रहता है। इट्स लाइक आप एक स्टेरॉयडल इंजेक्शंस में हैं, ओके। वो दिमाग ढंग से काम नहीं करता है, फिर वो प्रोसेस, और महिलाओं को ही जाना पड़ता है। और मेरे अपने ज्ञान में मैंने पाया है कि मेरे एक मित्र हैं, उनके फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनकी वाइफ को 18 साइकिल जाना पड़ा, 18 साइकिल, और वो ओल्डर कपल नहीं थे, 30 से बिलो थे। ओके। आप सोचिए कम से कम 3-4 साल तक उनको बेबी के लिए, फाइनली उनकी एक बेटी पैदा हुई है और काफ़ी खुश हैं। तो आईवीएफ का प्रोसेस इन आम भाषा में बोले तो ये काफ़ी टफ प्रोसेस है, इमोशनली स्ट्रेसफुल है। और जब आप एक साइकिल को जा रहे हो, आपने देखा अंडा फर्टिलाइज हो गया है, आपको जो ट्रांसफ़र किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर दिखाता है, देखो ये आपका ब्राइट स्पॉट है, वाइट रंग का स्पॉट है, ये आपका बच्चा हमने ट्रांसफ़र कर दिया है आपके फैलोपियन ट्यूब में। और फिर माता कपल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रेग्नेंट हो जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है। कि उसके बाद तो नेचुरल प्रोसेस है, इम्प्लांटेशन होता है कि नहीं होता है, 50-50 चांसेस हैं। और वो प्रोसेस्ड इमोशनल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, वो काफ़ी लंबे टाइम तक। और हमारे समाज की एक समस्या है कि सारा का सारा ब्लेम महिलाओं पे दिया जाता है, मतलब जबकि 40-50% WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मेल की वजह से होता है। लेकिन चाहे किसी भी धर्म की किताबें उठा लीजिए, कभी भी मर्दों को ब्लेम नहीं किया गया है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो कहा जाता है कि दूसरी शादी करवा दो। आज भी समाज में हो रहा है कि उस तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो कई कपल सीक्रेटली स्पर्म लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, परिवार को पता नहीं। हाँ, परिवार को पता नहीं है। और मैंने ये अपने बातचीत में अपने दोस्तों वगैरह से, रिश्तेदारों से समझा है और कई डॉक्टरों से पता किया है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि
एक समाज में ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि 18% लोग इनफर्टाइल हो सकते हैं। मतलब आप आसपास देखिए, हर 10 में से 2 लोग ये सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, आईवीएफ को लेकर भी तो एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में। कुछ तो धार्मिक रीजंस हैं आपको कि क्या लगता है क्यों, मतलब? आईवीएफ को लेके एक्सेप्टेंस, पहली बात तो ये महंगा है प्रोसेस, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि एक बार किया आपको हो ही जाएगा, कई बार जाना पड़ता है। तो वो आज के सोसाइटी, आम मध्यम वर्ग या नीच मध्यम मुश्किल वर्ग है। के लिए उतना पैसा इकट्ठा करना बार बार काफ़ी मुश्किल है। कितना पैसा लगता है अमूमन आईवीएफ की अगर मैं बात करूं? जैसे अगर भारत में जा रहे हैं तो 3 लाख रुपए के आसपास है अगर नॉर्मल आईवीएफ है। अगर इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब पूरे साइकिल में? एक साइकिल का एक साइकिल का एक साइकिल का 3 लाख? 3 लाख रुपए। लेकिन वही अगर आप यूएस में चले जाते हैं तो वहाँ पे अभी 3 साइकिल का $30,000 चार्जेस हैं। मतलब $30,000 समझ लीजिए करीबन 25 लाख रुपए, 25 से 30 लाख रुपए का उनका कॉस्ट है। तो ये इतनी एक्सपेंस, और कई बार स्पेशली ओल्डर हो जाते हैं, अगर कपल 35 क्रॉस कर गया है तो उनको कई साइकिल जाने पड़ते हैं, क्योंकि आईवीएफ के सक्सेस रेट बिलो 50% हो जाती है 35 के बाद, और 39 पहुंच गए तो 4 से 7% सक्सेस रेट हो जाती है। तो पहले ही साइकिल में होगा कि नहीं होगा। अगर 30 के नीचे हैं तो सक्सेस रेट 60-70% के ऊपर है। अगर 100% वाला सक्सेस रेट है या नहीं? 100% सक्सेस रेट तो आम तौर में भी नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन में भी अगर लोग 30 साल की ज़िंदगी है, अगर महिलाओं के 30 महीने में 30 हर महीने अंडे निकल रहे हैं और उनको 30 × 30 900 बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आम प्रक्रिया में भी 100% नहीं होता है। अच्छा, एक टर्म हम सुनते हैं बायोलॉजिकल चाइल्ड। आईवीएफ टेक्निक से भी जो बच्चा होगा वो बायोलॉजिकल होगा? मतलब दिस इज़ नॉट वेरी नेचुरल आई थिंक, क्योंकि प्रोसेस तो आर्टिफिशियल है। प्रोसेस आर्टिफिशियल है, पर आप सोचिए स्पर्म आपने सेलेक्ट किया, डिपॉजिट किया, एक भी फीमेल से निकाला गया, स्पर्म भी मेल से निकाला गया, बस उसकी फर्टिलाइजेशन पेट्री डिश में हुई। उसके बाद उसको मैच्योर होने दिया गया 3 से 5 दिन। उसके बाद डॉक्टर ने देख लिया कि ये जो मैच्योर्ड एग है ये सही से मैच्योर हुआ है, तो इसके चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ज़्यादा हैं प्रेगनेंसी के। उसके बाद तो नेचुरली फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। उसके बाद तो नेचर जो सिलेक्ट करता है। जैसे आम तौर पे होता है, वही प्रक्रिया आईवीएफ में भी लास्ट स्टेज में जाके वही 50-50 चांस हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नेचर और अननेचर की बात है, ये तो नेचुरल ही प्रोसेस है। और रही बात आपने कहा बायोलॉजिकल चाइल्ड, अगर स्पर्म और एग दोनों ही कपल के पास से आ रहे हैं तो बायोलॉजिकली वो चाइल्ड हैं दोनों के। कई बार एग डोनेट करना पड़ता है, अगर महिलाओं की एग प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो रही है या एग है ही नहीं, तो उनको एग डोनेशन करना पड़ता है। स्पर्म फादर का हो सकता है, और कई बार फादर के पास स्पर्म अच्छे क्वालिटी के नहीं है तो स्पर्म डोनेट करके, और एग मदर से होता है तो मदर का हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर मान लीजिए जो पुरुष है वो ही इज़ नॉट एबल, इनफर्टिलिटी है उसके अंदर, वो उसके स्पर्म से भी कोई काम नहीं होगा। इन दैट केस अगर वो महिला, अगर उसकी पत्नी आईवीएफ के लिए जाती है तो फिर वो स्पर्म कहाँ से आता है? किसी दूसरे मेल का स्पर्म होगा वो? तो यहाँ पर ये जानना पड़ेगा कि मेल इनफर्टाइल है या नहीं है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से डॉक्टर एवेल्युएट करते हैं कि पुरुष ने जब स्पर्म दिया उसके 1 ml में कितने स्पर्म्स हैं। तो आमतौर पे 1.5 करोड़ स्पर्म पर ml पुरुष के होने चाहिए, और करीबन पुरुष 1.5 से 3 ml 4 ml का स्पर्म देता है। तो आपके पास संख्या 40 से 60, मतलब 4 से 6 करोड़ के आसपास स्पर्म आ जाते हैं। वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें से मूविंग स्पर्म, मतलब मोटाइल स्पर्म 40% होने पड़ेंगे। उसके बाद नॉर्मल शेप का स्पर्म, मतलब हमारे
शरीर में जो भी स्पर्म पैदा हो रहा है, सारे स्पर्म अच्छे शेप के नहीं पैदा हो रहे। कईयों में 2 पूँछ होती है, टेल होता है, कईयों में 2 हेड होता है, कईयों में प्रॉपर्ली मैच्योर होता ही नहीं है। हर इंसान के पास है, ऐसा नहीं है कि किसी एक का है या किसी का नहीं है। तो कम से कम 4% अच्छे शेप का स्पर्म होना पड़ेगा। अगर ये है तब तो डॉक्टर बोलता है कि कर लो। अगर मान लो कि किसी केस में स्पर्म है ही नहीं, मतलब सेमेन तो है, एजैकुलेशन है ही नहीं। कई केसेस 1% केस होता है जिसमें स्पर्म होता ही नहीं है, सेमेन आता है लेकिन स्पर्म नहीं आता। और कई केसेस में नंबर ऑफ स्पर्म कम होते हैं, स्पर्म काउंट, और कई में शेप नहीं होता है, कई में मोटिलिटी नहीं होता है। तो डॉक्टर तो पहले आमतौर पे टेस्ट पुरुष का होना चाहिए कि भाई 50% अगर रीज़न पुरुष है तो पुरुष के सेमेन का, आजकल हम कुंडली मिलाते हैं स्पर्म, मतलब सेक्सुअल हेल्थ का इवैल्यूएशन पहले होना चाहिए कि भैया डॉक्टर से दिखा लो कि आप पुरुष मतलब पिता बनने लायक कंडीशन में हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अब आपका जो सवाल था कि अगर नहीं है तो उस केस में डोनेटेड स्पर्म से स्पर्म मतलब एक को फर्टिलाइज़ किया जाता है। तो सामाजिक रूप से ये बहुत ही हाँ, स्ट्रेसफुल है। यस, मतलब आज की सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एडॉप्शन तो तब भी समाज एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन डोनेटेड स्पर्म से बच्चा पैदा करना, और भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ पे ये मेरा बच्चा नहीं है या फैमिली ये किसी डोनेटेड स्पर्म का बच्चा है, ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था। अभी थोड़ी देर पहले आपने स्पर्म मोटाइल बताया मुझे। आई थिंक आपके डिवाइस का नाम भी उसी पे है, स्पर्म मोटाइल, मूविंग स्पर्म। तो ये जो डिवाइस है, जो हम बैक ऑफ द कैमरा इस पर बात कर रहे थे, एग्जैक्टली ये डिवाइस क्या है? आप थोड़ी देर पहले जो आप इस पूरे प्रोसेस को समझा रहे थे, आपने एक बात कही कि जो स्पर्म होता है वो अगर सही से काम नहीं करता है तो फिर वो साइकिल्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो क्या आपके इस डिवाइस से, स्पर्म मोटाइल डिवाइस से, ये रेक्टिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा और वो साइकिल्स नहीं बढ़ेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको मैंने पहले बताया कि आईवीएफ के प्रोसेस में एग फीमेल से लेना पड़ता है, महिलाओं से लेना पड़ता है, और स्पर्म पुरुष से लेना पड़ता है। स्पर्म पुरुष से लेने के बाद एक नॉर्मल डेड स्पर्म वगैरह हटा दिए जाते हैं, और उसके बाद उसमें से डॉक्टर मैनुअली फिश करता है करीबन 20 से 100 स्पर्म। फर्टिलाइज के लिए तो एक ही चाहिए होता है, पर वो 18-20 घंटे लगा के सिलेक्शन करता है मैनुअली। जहाँ मैनुअल सिलेक्शन की बात आती है वहीं सब्जेक्टिविटी की बात आती है कि ये डॉक्टर अच्छा कर सकता है, वो डॉक्टर शायद नहीं कर सकता। एक्सपर्टीज़ वाली बात, एक्सपर्टीज़ की बात आ जाती है, और कम से कम 18-20 घंटे लगाने पड़ते हैं। आज के इतने फास्ट फॉरवर्ड टाइम में 18-20 घंटे फोकस करके डॉक्टर को लगाना एक अपने आप में डॉक्टर के लिए पेनफुल है। तो रिसर्च ने पाया है कि अगर अच्छा सिलेक्शन डॉक्टर ने किया है तो सक्सेस रेट कंपेयर टू अदर क्लिनिक्स 18 से 20% इम्प्रूव हो जाता है। 18-20% सक्सेस रेट इम्प्रूव करने का मतलब है कि जिनके 4-5 साइकिल लगते थे उनके शायद 1 या 2 साइकिल में हो जाए, जिनके 15-20 लगते थे उनके 2-3 साइकिल में हो जाए। तो इतना है। अब स्पर्म मोटाइल डिवाइस करता क्या है, ये पूरे जो आईवीएफ का वर्क फ्लो है वहाँ कहीं कोई चेंज नहीं लाता है। जिसको जो डोनेट कर रहा है, स्पर्म डिपॉजिट कर रहा है, एक आ रहा है, ये केवल स्पर्म जब डॉक्टर मैनुअली फिश कर रहा है उस प्रोसेस को कम करता है, हटाता है। आपने स्पर्म इस डिवाइस में डिपॉजिट कर दिए क्लिनिक्स ने, और वो डिवाइस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने सिलेक्ट करके आपको दे दिया बेस्ट क्वालिटी स्पर्म। समझ लीजिए आपका स्टार बच्चा, स्टार स्पर्म सिलेक्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डिवाइस ये पता करता है कि जो स्पर्म मूविंग है उसमें से कौन मैराथन रनर है। केवल मूवमेंट से नहीं होगा। अगर कोई स्प्रिंटर है, 100 मीटर दौड़ के थक गया और अंडा में जाने के पहले ही ख़त्म हो गया, तो ये डिवाइस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस है, और ये अच्छे शेप और मोटिलिटी और एक टाइप का मोशन पैटर्न है,
उसके हिसाब से ये गुड क्वालिटी स्पर्म सेलेक्ट करके दे देता है। तो और ये डिवाइस आप जहाँ भी डालेंगे, जहाँ भी रखेंगे, जिस क्लिनिक में भी रखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस सब्जेक्टिव नहीं होगी, रिपीटेबल होगी, क्योंकि ये साइंस बेस्ड है और एक डिवाइस ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो इससे सक्सेस रेट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जैसे एक्सपर्ट की तरह। तो आने वाले दिनों में इसका बहुत पॉजिटिव आप इम्पैक्ट देखते हैं? हाँ, तो हम तो ये देखते हैं कि हमारी तो तमन्ना है कि हमारा डिवाइस कम से कम 5 करोड़ बच्चे पैदा करने में इस्तेमाल हो अगले 5 से 7 सालों में। और ये डिवाइस शायद हर क्लिनिक की पसंद हो जाए। स्मॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्रीज़ करता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सक्सेस रेट इम्प्रूव हो रहे हैं और महिलाओं को ज़्यादा पेन में नहीं जाना पड़ रहा है, तो क्लिनिक के लिए भी अच्छा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को एड्रेस कर सकते हैं। और जो समाज का है कि भैया कॉस्ट लगता है, अगर सक्सेस रेट ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो लोग इवन निम्न मध्यम वर्ग भी जाएगा कि भैया करके देखते हैं। बच्चे की तमन्ना तो हर किसी के पास होती है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आईवीएफ के लिए किसको जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई भी सोचे कि मुझे आईवीएफ करा लेना चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड है या अपने हेल्थ को सोर देखना है, कोई ऐसा जो आप बताना चाहें? तो आईवीएफ मतलब क्लिनिशियन ये कहते हैं, मतलब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर 12 महीने तक अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस समय डॉक्टर का काम है आम तौर पे कि फीमेल और मेल दोनों को चेक करना। मेल को चेक करना तो काफ़ी आसान है, स्पर्म डिपॉजिट किया, सेमेन एनालिसिस किया, उसी दिन रिपोर्ट आ जाता है कि क्या क्वालिटी है। अगर सेमेन में प्रॉब्लम है तो किस टाइप की प्रॉब्लम है, अगर दिखता है कि स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी नहीं है या स्पर्म भी नहीं है, तो फर्दर चेक किया जा सकता है। एक आम समस्या है मर्दों में, जो कि करीबन 15% मेंस में ये समस्या है वेरिकोसील की। वो वेरिकोसील ये होता है नसों का फूलना, जो पुरुष की जनेंद्रियाँ होती हैं, टेस्टिस, वहाँ पे वेन्स होते हैं, वो एक्सपैंड कर जाते हैं। उसके एक्सपेंशन से टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता है। और टेस्टिस का टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अप एंड डाउन हो जाए तो स्पर्म का मैचुरेशन में प्रॉब्लम होती है। उससे स्पर्म काउंट भी कम हो जाते हैं और मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म तो काफ़ी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे और अगर वेरिकोसील की सर्जरी डॉक्टर रिकमेंड करता है तो उससे ये पाया गया रिसर्च में कि 50 से 60% केसेस में 6 से 9 महीने के अंदर वो कपल बिना किसी आईवीएफ के प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब इस केस में जो मेल है वो प्रॉब्लम झेले। हाँ, और एक्चुअली वेरिकोसील काफ़ी इजी सर्जरी है ये। Okay. आप गए आज और सुबह 10 बजे गए, आपके 10 बजे सर्जरी हुई, आपके आधे घंटे में हो गई और दोपहर को 3 से 4 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा, आप घर जा सकते हो। ओके, उसके बाद एकदम नॉर्मल लाइफ। एकदम नॉर्मल लाइफ है। उसके 3 महीने रिकवरी की, मतलब आम तौर पे टिश्यू रिपेयर वगैरह में 3 महीने लग जाता है। 3 महीने के बाद स्पर्म की क्वालिटी वगैरह ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। तो मर्दों को क्यों नहीं जाना चाहिए, मेरा ये प्रश्न है कि मर्द क्यों ना जाए। और वेरिकोसील सर्जरी इज़ अ वेरी चीप। दिल्ली में ही आपके 40-50 हज़ार रुपये में होती है। महिलाएं ही क्यों सारी की सारी समस्या करें। अब मान लीजिए कि वेरिकोसील नहीं है किसी का, तो फूड हैबिट बेटर करें मर्द। आपके स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब अफेक्ट करता है। ये कैसे पता चले कि वेरिकोसील की समस्या है किसी को? कोई भी यूरोलॉजिस्ट बता सकता है। इनफैक्ट अगर पहला ग्रेड 1 का है तो आप देख के हम नहीं बता सकते। अगर ग्रेड 2 और 3 का है, जिसमें वेन्स अगर आप खुद इंस्पेक्ट करें तो देख सकते हैं। आईने में खड़े होकर अगर मर्द देखे तो वो देख सकता है कि उसके हैं। और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके फर्दर टेस्ट करके अपना क्योर करा सकता है। आपने कहा कि किनको जाना चाहिए। 12 महीने तक अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। एज कौन सी होती है? अगर फीमेल की एज 30 से कम है
उस केस में भी कईयों को आईवीएफ जाते हैं, और 30 से कम अगर एज है तो आईवीएफ के सक्सेस रेट 60-70% तक है। एक साइकिल में वेरी लाइकली चांस है कि हो जाना है। पर अगर 30 से ऊपर चला गया है महिलाओं का, अगर पुरुष ज़्यादा एज का हो गया है, तब भी आईवीएफ में आपको जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि एजिंग के साथ फीमेल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी कम हो जाती है और मेल की भी कम हो जाती है। तो क्लिनिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करें, 12 महीने तक नहीं हो रहा तो आईवीएफ में जाएं। मेरा तो ये कहना है। अल्कोहल इनटेक भी मेल्स में इनफर्टिलिटी की वजह हो सकता है? डेफिनेटली अल्कोहल लेने से लीवर की प्रॉब्लम होती है, और लीवर की प्रॉब्लम होने से आपके हार्मोनल साइकिल अफेक्ट होते हैं। हार्मोनल साइकिल अफेक्ट होने से जो टेस्टिस मतलब पुरुष की जननेंद्रिय की एबिलिटी है, स्पर्म काउंट वगैरह कम हो जाता है। स्मोकिंग, टोबैको में करीबन 5000 केमिकल्स है जो स्पर्म के मैचुरेशन एंड उसके ग्रोथ में अफेक्ट करते हैं। फैटी फूड, अनप्रोसेस्ड फूड, ये हम तेल का तला मला खाते हैं। आजकल हम सुन रहे हैं कि सरकार कह रही है कि समोसा, जलेबी समोसा, अब वो सारे भी अफेक्ट करते हैं। अब जैसे समोसा फैटी अनप्रोसेस्ड फूड है, तो बॉडी में ट्रांस फैट वगैरह जाते हैं, उससे मेंस के हार्मोनल प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती है। और आप जलेबी वगैरह खा रहे हैं, मतलब मीठा खा रहे हैं, शुगर इंटेक कर रहे हैं, शुगर इंटेक से इंसुलिन रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से भी आपके हार्मोनल अफेक्ट आता है और स्पर्म की मैचुरेशन वगैरह में अफेक्ट हो जाता है। एक आखिरी सवाल, लड़कियां भी आजकल अल्कोहल और स्मोकिंग करती हैं, क्या इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि उनमें भी इनफर्टिलिटी आ जाती है, या इस वजह से भी जो आईवीएफ की ओर जाने वाले जो कपल्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है? आपका कहना सही है कि अगर स्मोकिंग मर्द करे या औरत करे, या अल्कोहल मर्द ले या औरत ले, फर्टिलिटी पे अफेक्ट दोनों में केस में ही पड़ेगा। इनफैक्ट रिसर्च ने ये बताया है कि अगर महिलाएं 5 पेग पर वीक भी अगर लेती हैं, 5 पेग पर वीक, उससे 50 से 60% इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल वुमेन। ओके, एंड दैट इज वेरी लार्जर देन मेल, क्योंकि मेन तो वुमेन को ही सारा ग्रो करना है ना। मान लीजिए हमने आईवीएफ में फर्टिलाइज एक कर दिया, इम्प्लांटेशन करना तो वुमेन के ऊपर है, उसके बाद वो बच्चा बिना मिसकैरेज हुए डिलीवर हो जाए, वो भी तो वुमेन के अंदर है। तो दोनों को, आज के समाज में दोनों को ही ये जोड़ीदारी का किस्सा है। मतलब बच्चा पैदा करना जोड़ीदारी का है, किसी एक के लिए बोझ ना बनाए, या मर्द पे ना बनाए या औरत पे ना बनाए। आपका टुगेदर का सपना है, तो आप दोनों मिलके अपने लाइफस्टाइल, अपने सब चीज़ों को इम्प्रूव करें, और एक हद के बाद अगर नहीं होता है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को आईवीएफ के बारे में एटलीस्ट जो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम गूगल पे जगह जगह पढ़ते हैं, वो एक जगह उनको मिल जाएंगी। और आपका जो स्पर्मोटाइल डिवाइस है, आई होप कि ये बहुत बेहतर करे जिस सोच के साथ आपने इसे बनाया है। और जैसा आपने कहा कि इस डिवाइस के बाद माइट बी चांसेस की जो साइकिल्स हैं आईवीएफ के वो कम भी हो जाते हैं, और ये सबसे बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है आईवीएफ ट्रीटमेंट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद पल्लवी जी, धन्यवाद व्यूअर्स का। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि आईवीएफ की ए से लेकर जेड तक की भाषा क्या कहती है, यानी क्या है एग्जैक्टली आईवीएफ। और आईवीएफ ट्रीटमेंट को अगर आप खुद पर भी लागू करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आईवीएफ के जरिए आप माता पिता बने, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप उस ट्रीटमेंट के बारे में तो जानते हैं लेकिन उस ट्रीटमेंट की बारीकियां आप नहीं जान पाते। तो उम्मीद करते हैं कि इसी ट्रीटमेंट की बारीकी प्रोफेसर दिलीप ने आपको समझाई होगी। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। कोई और सवाल हो तो भी लिखिएगा, अपने क्लोजर वन से शेयर करना मत भूलिएगा।